बात करेंगे कि जो पारिवारिक मामले हैं जैसे कि 498 हो गया, सीआरपीसी 125 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में इसमें किस तरीके से पुरुषों के साथ में अन्याय किया जाता है। जैसा कि विगत पिछले 7 सालों से मैं लगातार ये चीज़ें देख रहा हूँ और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी झेली है। काफ़ी डैमेज हुए, काफ़ी आर्थिक स्थिति इसमें मेरी ख़राब हो गई। लेकिन हमने स्वयं ये बीड़ा उठाया कि किसी भी तरीके से जो हमारे साथ में घटित हुआ है, उसी तरीके से और लोगों के साथ में घटित हो रहा है। मैंने इन सारी चीज़ों को लेके मैंने अपनी एक व्यक्तिगत मुहिम चलाई है और आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है। वर्तमान में मैं नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि जो पारिवारिक मामले हैं जैसे कि 498 हो गया, सीआरपीसी 125 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में डाइवोर्स हो गया, इसमें किस तरीके से पुरुषों के साथ में अन्याय किया जाता है। जैसा कि विगत पिछले 7 सालों से मैं लगातार ये चीज़ें देख रहा हूँ और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी झेली है। काफ़ी डैमेज हुए, काफ़ी आर्थिक स्थिति इसमें मेरी ख़राब हो गई। लेकिन हमने स्वयं ये बीड़ा उठाया कि किसी भी तरीके से जो हमारे साथ में घटित हुआ है, उसी तरीके से और लोगों के साथ में घटित हो रहा है। मैंने इन सारी चीज़ों को लेके मैंने अपनी एक व्यक्तिगत मुहिम चलाई है और आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है। वर्तमान में मैं आगरा में रहता हूँ और आगरा में ही मैं दीवानी कचहरी में अपने जो अधिवक्ता मित्र हैं उनके साथ में अपना एक कारवां आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों के मेरे सहायता की ज़रूरत है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए खुल के मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि मैंने विगत 5-7 वर्षों से मैंने ये चीज़ देखी है कि जब भी कोई दहेज का मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो पुलिस बिना साक्ष्यों को देखे हुए गलत तरीके से चार्जशीट फाइल कर देती है। तो उस गलत चार्जशीट के आधार पे सालों साल तक पुरुषों को उनके परिवार वालों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो इससे काफ़ी सामाजिक नुकसान भी होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मन में ख्याल आया कि आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएं और सच्चाई से रूबरू करें। जैसा कि मैं अदालतों में घूमता हूँ, अदालतों में मैंने देखा है कि पुरुषों को बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा है। कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं है। लड़कों का पक्ष कोई रखना नहीं चाहता है, लड़कों के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता है। जब 498 ए के फेवर में जब शिकायत जाती है, जब कोई महिला शिकायत करती है कि हमसे दहेज मांगा गया, तो बड़ी देखने वाली और अचंभित बात हो जाती है कि शादी के 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद दहेज का मुकदमा बनाया जा रहा है। इसके लिए मैंने अपना पिछला एक वीडियो बनाया था कि अगर दहेज की मांग दिखाई जा रही है और दहेज लेन देन दिखाया जा रहा है तो उसके संबंध में मैं कैसे कार्रवाई करनी है। लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस गलत तरीके से उसके 161 सीआरपीसी के बयान लिखते हुए और प्रतिवादी जो है, जो यानी पति पक्ष है, उनका बयान लिखते हुए कि अपने अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे, 41A का सीआरपीसी के तहत में नोटिस थमा देती है और उस नोटिस में ये बोलती है कि हमारे थाने में इस डेट पे आप आओ। लेकिन मौका नजरा नक्सी जब बनाने जाती है पुलिस, तो पुलिस उस नोटिस के बियाप में गलत कार्रवाई कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें हैं जो मैंने देखी है और इसी के आधार पे मजिस्ट्रेट जो है, जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो डायरेक्ट संज्ञान ले लेते हैं, चार्जशीट पे नोट कर देते हैं कि प्रसंज्ञान लिया गया और सम्मन भेज दिए जाते हैं। तो बड़ा अचंभित हो जाता है कि पूरी तरीके से निगलेक्ट किया जाता है पुरुषों को, उनके परिवार वालों को। ऐसे ही 125 सीआरपीसी के तहत में कोई भी परिवाद आया उसमें नहीं देखा गया। आप कितने भी एविडेंस लगा दो, कितना भी कुछ भी लगा दो, जो कोर्टें बैठी हुई हैं वो पूरी तरीके से बाइस्ड हैं, पूरी तरीके से पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए हैं। वो यही नहीं देखती हैं कि कौन से साक्ष्य
किस जगह पे। जो भरण पोषण का जो बात है वो इसलिए है क्योंकि पति सक्षम होना चाहिए, लेकिन सक्षम होने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस पत्नी द्वारा नहीं दिया जाता, लेकिन परिवार में इस तरीके की चीज़ें खोल दी जाती हैं कि उसके पास इतनी संपत्ति, इतनी सैलरी है, इतना ये है। अब तो ट्रेंडिंग में आ गया कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है उसको भी मॉडिफाई कर दिया जाता है, वो भी बिना किसी अनुमति के। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में जो एनेक्चर बताए हैं, उन एनेक्चरों को मॉडिफाइड करके दाखिल कर दिया जाता है। पूरी तरीके से सूचनाएं जो हैं वो गलत तरीके से छुपाई जाती हैं। तो इसी के संबंध में हमने देखा कि यार साक्ष्य एफिडेविट दाखिल कर देती है लड़की आने के बाद में, और उसमें मेंटेनेंस का आदेश पारित हो जाता है, वो चाहे इंटरिम मेंटेनेंस हो चाहे फाइनल मेंटेनेंस हो। इसमें पूरी तरीके से पुरुषों को अनदेखा किया जाता है। न्यायालयों में उसके खिलाफ में रिकवरी वारंट जारी हो जाते हैं, अरेस्टिंग वारंट जारी हो जाते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकियों से खंगाला और इसमें देखा कि किस तरीके से पुरुषों का बचाव किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि भरण पोषण के केस में पति का सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पति बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, और जाहिर सी बात है जिसके खिलाफ में 4-4, 5-5 मुकदमे दाखिल कर दिए जाएंगे तो वो किस तरीके से अपना ये सारी चीज़ें, आर्थिक स्थिति कैसे उसकी मजबूत हो सकती है और आर्थिक स्थिति कैसे उसकी ठीक हो सकती है। लेकिन कोर्ट में क्या करते हैं, कोर्ट में पत्नी का बहाना दिखा के कि आपकी पत्नी है और सक्षम दिखाते हुए उस पर एक बर्डन डाल दिया जाता है। जबकि बहुत सारे ऐसे साइटेशन हैं जिसमें ये कहा गया है कि पत्नी अगर कमा रही है, पत्नी अगर पढ़ी लिखी है तो पति पे बोझ नहीं बनना चाहिए, और पति को पत्नी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। अगर पति सक्षम है तो मेंटेनेंस देना जरूरी है। और मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है, रहना, खाना, कपड़े, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के लिए होती हैं। ये नहीं होती हैं कि आप माँ के घर में रह रहे हैं, पिता के घर में रह रहे हैं, तो ये जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं। केवल एक साक्ष्य एफिडेविट के आधार पर ही पूरा डिसाइड कर दिया जाता है। लड़के का जो पक्ष होता है वो कोई भी अदालत सुनने को तैयार नहीं है, लड़के की तरफ से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस में होता है। जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस का परिवाद दाखिल होता है तो उसमें यही नहीं देखा जाता है कि आखिर में तथ्य कैसे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुई भी है या नहीं हुई है। इसके संबंध में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत में ना तो जुडिक्शन देखा जाता है कि घरेलू घटना जो लड़की बता रही है, यानी कि आपकी पत्नी जो घरेलू हिंसा जो बता रही है कि किस जगह पर हुई है, कहाँ से हमें रिपोर्ट मंगानी है, कैसे हमें संबंध भेजने हैं, किस तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन नहीं देखा जाता। गलत तरीके से एक पक्षी एफिडेविट के आधार पे डोमेस्टिक वायलेंस और 125 में भरण पोषण बांध दिया जाता है, रिलीफ दे दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी साक्ष्य पुरुषों के पक्ष में नहीं लिया जाता है। जहाँ तक मेरा मानना है ये पूरी तरीके से पुरुषों के साथ में अन्याय है, और अगर हम लोग इसी तरीके से अगर ये चीज़ें झेलते रहे तो आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी है, वो हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो नष्ट हो जाएगी। ये जो गलत तरीके से जो मुकदमे फाइल किए जाते हैं, सिर्फ इंटेंशनली फाइल किए जाते हैं कि किसी तरीके से झुकाना कैसे है, दबाव में कैसे लेना है, अपनी अनवांटेड मांगें जो हैं उनको पूरा कैसे करना है। इसलिए जो गलत तरीके की जो महिलाएं हैं इसका भरपूर तरीके से दुरुपयोग कर रही हैं, और इसके लिए आपको खुद सक्षम बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका परिवार है, आपका परिवार फंसा हुआ है, आपको अपने परिवार को बचाना है। क्योंकि हमने देखा कि परिवार के जितने भी लोग होते हैं सब लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि किसी तरीके से घरेलू हिंसा हुई भी है या नहीं हुई है। ऐसे ही 498 के केस में बिना देखे हुए, बिना साक्ष्यों का अवलोकन किए हुए, जबकि CRPC 191 बी के तहत में ये कहा गया है दी मजिस्ट्रेट मे टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट फैक्ट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए कि जो पुलिस ने जो चार्जशीट पति और पति के परिवार वालों के खिलाफ में जो दाखिल की है उसमें पुख्ता साक्ष्य हैं, क्या वो धाराओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कोई सीजन लिस्ट है या नहीं है, जो सामान उसने दिखाया है क्या उसके बिल वाउचर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। 406 में पुलिस क्या करती है, चार्जशीट दाखिल कर देती है 498 के साथ में। ये भी पूरी तरीके से गलत है। तो ऐसे ही मामले आते रहते हैं। काफ़ी लोग मेरे घर पे भी आते हैं और आगरा में भी हमसे मिलते हैं। अगर आप लोगों को अगर झूठे मुकदमे में अगर फंसाया गया है, आप लोगों को अगर ट्रैप किया जा रहा है, तो आप लोग आ सकते हैं। हम
आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोग हमारी आर्थिक मदद करो और कोशिश करेंगे कि आपको और आपके परिवार को बचाया जाए और पूरी तरीके से आपको लड़ना है। आपका केस है, आपको लड़ना है, आपको देखना है कि किस तरीके से आपके खिलाफ में प्रोसीडिंग हो रही है, क्योंकि आप नहीं हैं अकेले, आपके पीछे आपका परिवार भी फंसाया गया है। और इस तरीके की जो महिलाएं हैं जो झूठे मुकदमे से अपने फायदे के लिए पुरुषों को परेशान कर रही है, परिवारों को परेशान कर रही हैं। देखिए, वो समय चला गया जब महिला प्रताड़ित होती थी। आज की डेट में महिलाएं सक्षम हैं, कर सकती हैं। अब महिला से अकेले में बात करेंगे ना तो वो ये कहेगी नहीं मैं तो अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, अपने आप को पाल सकती हूँ। ये गुरूर आ गया है, ये घमंड है। इससे परिवार नहीं बच रहे हैं, इससे परिवार टूट रहे हैं। संवेदनशीलताएं जो हैं वो महिलाओं में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ये झूठे मुकदमों का सहारा लेके पुरुष को, पुरुष के परिवार वालों को इनको फंसाने की कोशिश करती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी इस तरीके के नाटक कर रही है, आपको धमकी दे रही है, तो आपको तुरंत ही अपने संबंधित पुलिस थाने में या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ या किसी के भी यहाँ आप तुरंत सूचना दे सकते हैं, आप उसका डिफेंस ले सकते हैं। तलाक के मामलों में देखा गया है कि जो एलुमनी जो होती है, जो एक मुश्त रकम जो बांधी जाती है, कोर्ट देखती ही नहीं है कि क्रियल्टी हुई है नहीं हुई है। अगर किसी का कोई व्हाट्सअप चैट निकाल लो या किसी की कॉल डिटेल निकाल लो या कुछ भी निकाल लो तो कोर्ट कहती है कि नहीं ये प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को कैसे डिफेंस में लाना है, किस तरीके से अपनी बात को रखना है, और ये जो काम है मैं 7 सालों से करता आ रहा हूँ। और लोगों की मदद, ये मेरी एक व्यक्तिगत मुहिम है, ये इमोशनली मान लीजिए, भावनात्मक मान लीजिए, ये मेरी एक व्यक्तिगत मुहिम है। और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से पुरुषों को, उनके परिवार वालों को बचाया जाए। और हमेशा ही मैंने आज तक करीब 300 साढ़े 300 लोगों की गिनती भी नहीं है मेरे पास ठीक से कि लोगों को मैंने बचाया है। और आज दिन तक कभी किसी भी भाई को परेशानी नहीं हुई है। आप लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा मिल सकते हैं। और अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आपको बताते रहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग प्रताड़ित हैं, कहाँ से हैं, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करें और कमेंट में ये सारी चीज़ें बताएं कि आपके साथ में क्या क्या हुआ और किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है। धन्यवाद।